सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्जिया। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी के इरादे के इजहार ने मुल्क में एक नए सियासी बहरान को इस वक्त जन्म दिया हुआ है। अब बड़ी हैरानगी की बात है कि आज वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास हुआ जो PTI पर पाबंदी के मामले पर गौर किए बगैर ही खत्म हो गया। वहाँ पर ये डिस्कशन ही नहीं हुई। अब ज़राए से खबरें सामने आई हैं कि वफाकी काबीना में PTI पर पाबंदी के मामले पर गौर ही नहीं किया गया, जबकि साबिक सदर आरिफ अलवी, बानी PTI और कासिम सूरी पर आर्टिकल 6 लगाने का मामला भी वहाँ पर ज़ेर गौर नहीं आया। अब PTI पर पाबंदी का मामला मजीद मुशावरत के बाद वफाकी काबीना के सामने पेश किया जाएगा। जबकि कुछ रोज़ कबल की बात है, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ आए थे। उन्होंने कहा था कि तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने का फैसला कर लिया गया है। क्या अल्फाज थे उनके, ज़रा ये एक बार फिर सुन लीजिएगा। अब ये बात एक सिटिंग मिनिस्टर हुकूमत के तर्जुमान की जानिब से की गई, किसी आम आदमी ने या किसी आम सियासी रहनुमा ने बात नहीं की। अब इस बयान के बाद मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और वफाकी वज़रा ने अता तारड़ के बयान के बिल्कुल बरक्स अपने ख्यालात का इजहार किया और उन्होंने कहा कि अभी तक PTI पर पाबंदी का कोई हतमी फैसला नहीं हुआ और ये फैसला मुशावरत से होगा। ज़रा ये चंद जुमले भी मुलाहिज़ा कीजिएगा। तो मुस्लिम लीग नून के सीनियर वज़रा की जानिब से जब ये बयान सामने आए तो उसके बाद ये तासुर बन रहा है कि मुस्लिम लीग नून इस वक्त कन्फ्यूजन का शिकार है और अब इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला मरियम नवाज़ ने जल्द ही एक बैठक लगाने की भी तैयारी कर ली है। अब ज़राए ने इस सिलसिले में बताया कि इस बात पर इत्तेफाक किया जाएगा कि वफाकी और सूबाई हुकूमत एक ही मौक़िफ़ लेकर चलेंगी। मुख्तलिफ मामलात पर नून लीग की दोनों हुकूमतों का एक मौक़िफ़ होगा। पार्टी पॉलिसी फैसलों के तमाम हुकूमती और जमाती रहनुमा तमाम के तमाम लोग पाबंद होंगे। कोई ज़ाती राय नहीं चलेगी, पार्टी मौक़िफ़ ही अहम होगा। अता तारड़ ने हुकूमत के इतने बड़े फैसले से तो आगाह कर दिया, लेकिन अब सवाल यहाँ पर यह है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले क्या कोई मुशावरत नहीं की गई थी। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तहरीक इंसाफ पर हुकूमत की जानिब से मुमकिन पाबंदी आयद करने के मामले पर पार्टी का एक आला सतह का मुशावरती इजलास बुलाने का भी फैसला किया है। इजलास पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत होगा और वो बैरून मुल्क से वीडियो लिंक के जरिए इसमें शिरकत करेंगे। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा नदीम अफजल चंद ने एक अहम इंकशाफ किया है कि पीपल्स पार्टी अगर ना होती तो 3 साल पहले ही PTI पर पाबंदी लग चुकी होती। नदीम अफजल चंद ने साथ में यह भी कहा है कि मखसूस नशस्तों पर हमारा हक नहीं है। मखसूस नशस्तें जिस जमात की बनती हैं उसी को मिलनी चाहिए। अब इस मामले का क्या मुस्तक़बिल? हुकूमती इत्तेहादी जमातें इस वक्त तकसीम नज़र आ रही हैं। क्या पीपल्स पार्टी जो 3 साल पहले भी PTI पर पाबंदी के खिलाफ थी, अब क्या मुस्लिम लीग नून का साथ इस फैसले में देगी या नहीं? क्या PTI पर पाबंदी मुस्लिम लीग नून और दीगर जमातों के लिए कोई नई मुश्किल का बाइस बनेगी? और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत के इस फैसले से कैसे बच निकलेगी? ये वो तमाम सवालात हैं जो कि आज मेहमानों के सामने रखेंगे। मेहमानों का आपसे तारुफ करवाते हैं। सिब्तैन खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। अली गौर बलूच साहब नून लीग के सीनियर रहनुमा हुकूमती मौक़िफ़ पेश करेंगे, ज्वाइन कर चुके हैं हमें प्रोग्राम में। तो अली गौर बलूच साहब, ये एक थोड़ा सा तजाद या मुख्तलिफ आरा फेडरल मिनिस्टर्स की क्यों नज़र आ रही हैं? एक फेडरल मिनिस्टर ने आकर एक ऐलान किया, उसके अगले दिन बाकी लोग आ रहे हैं कैबिनेट के और वो कह रहे हैं अभी मुशावरत होगी, अभी मुशावरत नहीं हुई है। आज काबीना का इजलास हुआ, उसी में मुशावरत नहीं हुई। तो आप संजीदा हैं इस फैसले को लेकर या बस ये एक ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी थी अता तारड़ साहब ने बगैर किसी तैयारी के? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अता तारड़ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस को ये नहीं कहा जा सकता कि उन्होंने कोई बगैर तैयारी के की है। जाहिर है कि इस चीज़ के ऊपर काफ़ी दिनों से काम हो रहा है और बिलखसूस ख़ास तौर पर जो हमारी सहाफ़ती तंजीमें हैं वो भी सवाल उठाती हैं कि आप 9 मई के वाक़यात जो हैं उनका तो तज़किरा करते हैं, लेकिन जो 9 मई के वाक़यात करने वाले हैं, जिन पर इल्ज़ाम लगा है और जो कि उसके मुलज़िम, मैं तो नहीं समझता एक सियासी वर्कर की हैसियत से, मैं तो उन चीज़ों का मुजरिम समझता हूँ। तो उनको अभी तक आपने उस कटहरे में क्यों नहीं खड़ा किया? चूँकि उनका कंडक्ट तो बिल्कुल वही है, ना सिर्फ यहाँ पर बल्कि इससे बहुत पहले भी जब धरने दिए गए, धरनों की आड़ में भी और हुए एहतजाज जब हुए तो उस वक्त उन एहतजाजों के अंदर भी आपने देखा कि इन्होंने जो ग्रीन बेल्ट्स थे उनमें आग लगाई और बहुत सारे इस किस्म के वाक़यात किए। तो ये बिल्कुल बात क्लियर है पर जो है उनके इत्तफाक़े राय तो पैदा किया जाएगा, उसका तो एक किसी हद तक फुकदान नज़र आता है, वो आपकी बात दुरुस्त है। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस मामले के ऊपर बहुत जो जी शामिल है
और ख़ास तौर पर जब हम 9 मई के वाक़यात का जिक्र करते हैं, जब हम तज़किरा करते हैं कि जिस तरह से शोहदा के मुजस्समों को तोड़ा गया, कोर कमांडर हाउस को जलाया गया, मियाँ वाली सरगोदा की तनसीबात को टारगेट किया गया, मोटरवेज जलाए गए, रेडियो स्टेशन जलाया गया, तो ये तो वो तमाम चीज़ें हैं जो कि दहशतगर्द तंजीमें करती हैं। ठीक है, लेकिन अली गौहर साहब, ये तो तमाम वाक़यात हैं ना जो कि जिन पर पहले से केसेस बने हुए हैं और ये अदालतों में पहले ही ये मामला मौजूद है। अब अगर हुकूमत ने फैसला करना है तो हुकूमत ने तने तना एक जमात ने करना है या तमाम लोगों से मुशावरत के बाद करना है? नहीं, देखिए बात यह है कि पहला फर्ज तो हुकूमत का ही बनता है, लेकिन जाहिर है हुकूमत जो है वो वफाक में इत्तेहादी जमातों की है, तो उनको एतमाद में लिया जाना भी ज़रूरी है और ज़्यादा बेहतर यही होगा कि तमाम पॉलिटिकल पार्टी जो हैं वो एक पेज पर हों। लेकिन इसमें जो ख़ास तौर पर आपको अभी नहीं, मतलब है कि बहुत पहले से मादी से अगर हम इन चीज़ का तज़किरा करें तो वो आपको नज़र एक ख़ास किस्म की सहूलतकारी कहीं ना कहीं से नज़र आती है। 8-8 मिनट में 8-8 ज़मानतों का हो जाना, 9 मई के वाक़यात जो कि फ़ौजी अदालतों में थे उनसे ऑर्डर्स का मिल जाना, और जो ओपन एंड शट केसेस थे उनके ऊपर भी इनको रिलीफ मिलना, जहाँ पर ये ज़मानत के लिए जाते हैं वहाँ पर इनको बरी कर दिया जाता है। तो मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ हुकूमत की जिम्मेदारी तो नहीं है, ये तो तमाम इदारों की भी जिम्मेदारी है, कोई भी हो, PMLN हो, पीपल्स पार्टी हो या कोई भी जमात हो जो पाकिस्तान के ऊपर हमला आवर है, पाकिस्तान की तनसीबात ठीक है। चले, आप समझते हैं कि ना सिर्फ हुकूमत की बल्कि दीगर भी तमाम इदारों की जिम्मेदारी है। अब आपके इत्तेहादी क्या सोचते हैं, जरा उनका भी मौक़िफ़ मुकम्मल कर लें अली साहब, जरा फिर मैं मिर्जा साहब की तरफ जाऊँ। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि हमें एक लाइन ड्रॉ करनी होगी। जिस तरह के हमारे मुल्क में दहशतगर्दी के हालात हैं, जिस तरह से हमारे मुल्क में मुआशी हालात हैं, और ये मुआशी हालात एक दिन में तो इधर नहीं पहुंचे, इनके ऊपर बड़ी मेहनत के साथ PTI ने इनको तबाह बर्बाद किया। ठीक है, तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए हमने एक लाइन, पाकिस्तान इन हालात के साथ, या यहाँ पर जिस तरह से खास तौर पर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई कुछ दिन पहले, उसमें भी यही कहा गया है कि हमें, अगर हम इन चीज़ों के ऊपर अपना सॉफ्ट कॉर्नर रखेंगे तो फिर मैं समझता हूँ कि इन चीज़ों के ऊपर हम वो रोकथाम के लिए मौसर इक़दाम नहीं कर सकते। उसके लिए हमें सख्त फैसले, चलें, ये हुकूमत सख्त फैसले करना चाहती है और करने जा रही है। बिल्कुल अली गौहर साहब, ये मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी के हक़ में है। जिन 3 लोगों पर आर्टिकल 6 लगाने की बात हो रही है, उस पर पीपल्स पार्टी का क्या मौक़िफ़ है? चूँकि पिछले 2-3 साल के जो आपके मौक़िफ़ हैं वो वक्तन फ़वक्तन मीडिया चैनल्स पर भी चल रहे हैं और वो खुलकर उन पर बात भी हो रही है। अभी इसमें हुकूमत को आप लोग सपोर्ट करेंगे, नहीं करेंगे? इस वक्त पीपल्स पार्टी क्या चाहती है? देखिए, पीपल्स पार्टी का जैसे भी कहा कि 3 साल पहले लग चुका होता अगर हम चाहते, लेकिन हमने इस अहम फैसले के ऊपर जो मीटिंग हुई है पार्टी की आला क़यादत से, उसमें जरदारी साहब और शहबाज साहब और उनके मुस्लिम लीग के लोग थे, उनको यही बतलाया है कि इसको हमें, ये एक्सट्रीम डिसीजन है और इसके रिपरकशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं, लिहाजा हमें इसको डायलॉग के ज़रिए बात को कोशिश करनी चाहिए कि आगे इसको बढ़ाएं। और आई एम वेरी वेरी हैप्पी कि ये जो इजलास पहले कल इसके ऊपर रखा गया था वफाकी काबीना का, फिर आज इसके ऊपर ये इजलास रखा गया है, इस पे और उसका एजेंडा भी था कि जो पाबंदी है उसका ये काबीना फाइनल करे। अल्लाह का शुक्र है कि सेंस प्रिवेल की है और ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ और इसमें मजीद टाइम दिया जा रहा है, जो बड़ी खुशाइंद बात है। मैं समझता हूँ इसको PTI के लिए भी एक लहम फ़िक्रिया है कि वो भी अब ये सोचें कि जहाँ डायलॉग के लिए अगर एक इंटेंशन दिखाई जा रही है तो उनको भी डायलॉग को शुरू करें और इस चीज़ को आगे बढ़ाएं जो चीज़ डेडलॉक हो चुकी है। हमने, जहाँ तक सवाल है आपका कि साथ देंगे कि नहीं देंगे, ये तो हमने कहा कि हम हुकूमत का लाए हैं और हम हुकूमत के साथ हैं और उनका हम साथ देंगे। लेकिन साथ साथ अगर मुशावरत हमसे की जाती है तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम सही मौक़िफ़ जो है वो उनको बताएं और उसके ऊपर सही फैसले करने के लिए उन्हें एडवाइस की जाए। ठीक है, और फिर मिर्ज़ा साहब, क्या पीपल्स पार्टी ने इतना इख्तियार हुकूमत को दिया हुआ है कि फिर ठीक है, अगर हमारी एडवाइस से आप नहीं एग्री करते और फिर भी हुकूमत कोई एक कदम उठाना चाहती है तो फिर हुकूमत आज़ाद है उस कदम को उठाने में, उस कदम में भी पीपल्स पार्टी की हिमायत शामिल होगी चूँकि आप लाए हैं?
ये बात नहीं की जाती कि जी अगर नहीं माना तो आप आजाद हैं कि नहीं आजाद। हमने उनको एक सिंसियर मुखलिस पार्टनर के तहत और एक मिच्योर्ड नेशनल पार्टी मुल्क के होते हुए जो उसके ऑब्लिगेशन है, हमने अपना पॉइंट ऑफ व्यू में बता दी। ठीक है, अभी तक पीपल्स पार्टी की तो रजामंदी नहीं है, तो अता तारड़ साहब की उस बात की तो नफी हो जाती है कि हमने तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत कर ली है। चेंज नजर आया है जी मिर्जा साहब, अभी पीपल्स पार्टी ने अभी तक हामी भरी तो नहीं है ना, तो अता तारड़ साहब की उस बात की नफी हो जाती है जो अभी हमने सुनवाई थोड़ी देर पहले अपने इंट्रो में, कि वो कह रहे हैं कि तमाम इत्तेहादियों से बात हो चुकी है, मुशावरत हो चुकी है। नहीं, अभी तो मुशावरत का है, फिर हमारी पार्टी का अपना इजलास होना बाकी है और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब अमेरिका में हैं, वो वहां से फोन के ऊपर उससे खिताब करके डिसीजन करेंगे। ठीक है, तो अभी कोई ऐसी बात नहीं है, इसमें बिलावल साहब का जो इजलास है वो बड़ी अहमियत का हामिल है। सही है। तो सप्तान साहब, आप पीपल्स पार्टी पर मुनसिर है, ऐसा लग रहा है पीपल्स पार्टी के फैसले पर पीटीआई का मुस्तकबिल मुनसिर है कि अगर बिलावल साहब ने हुकूमत को मंजूरी दे दी कि जी ठीक है आप लगाएं पाबंदी, तो एक बार फिर मजीद मुश्किल वक्त आप पर आ जाएगा। अभी क्या करना है, कोई डायलॉग की राह निकालनी है, पीएमएलएन से, पीपल्स पार्टी से, किसी से बैठकर बात करनी है? आपकी पार्टी में कोई लचक नजर आ रही है या अभी भी अपना वो स्टांस है कि नहीं, किसी से बात नहीं करनी? मिर्जा साहब मैं आ रहा हूँ, मिर्जा साहब मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ, जरा ये सप्तान साहब से मैंने पूछा था जरा। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अबरार साहब, अरबाब साहब, मैं आपसे सिर्फ ये गुजारिश करूंगा कि जिस तरीके की इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, अता तारड़ साहब बहुत काबिल एहतराम है, बट दैट वाज आउट ऑफ द ब्लू और बड़ी हैज़र्डली की है। और मुझे ख्याल ऐसे शक पड़ता है कि जैसे उनको कहा गया हो, किसी ने कहा हो कि आप अभी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें, और उन्होंने उसके ऊपर कर दी। देखें, अगर इन्होंने अपने एलाइज के साथ मशवरा किया होता तो आज ये सुबह से बहुत ये चीज़ वायरल हो रही थी कि जी आज डिसाइड होगा ये, उसमें पीपल्स पार्टी की तजवीज़ आड़े आई और पीपल्स पार्टी ने कहा कि हम आपकी इस बात को सपोर्ट नहीं करेंगे कि आप यकदम इतने एक्सट्रीम कदम पे चले जाएं। अब इस वक्त देखें, ये आप अवाम की तवज्जो किन किन बातों से हटाएंगे? अभी आप महंगाई देखें, लोगों के बिजली के बिल देखें, लोगों के पेट्रोल डीजल देखें, उधर किसी की तवज्जो नहीं जा रही और सिर्फ 3.5 साल बानी पीटीआई या पीटीआई की जो गवर्नमेंट है उसी को रगड़ा जा रहा है। उससे पहले कोई भी नहीं सोच रहा था कि पीटीआई के 3.5 साल से पहले पीछे 10 साल किसकी हुकूमत थी, 15 साल किसकी हुकूमत थी, उनके असेंबलीज तोड़ने के बाद या असेंबलीज से रिजाइन करने के बाद जो रिमेनिंग 16 मंथ्स थे वो किसकी हुकूमत थी। फिर ये जैसे कैसे इलेक्शन हो गए, हम उनमें नहीं जा रहे। फॉर्म 45 तो 47 तो 49 तो 150 फॉर्म नहीं, उसको भी छोड़ दें। इलेक्शन हो गया, रिजल्ट्स आ गए, ट्रिब्यूनल बन गए, अदालतें जाग रही हैं, इंशाल्लाह कोर्ट से डिसीजंस आने शुरू हो जाएंगे। उसके बाद किसकी गवर्नमेंट है? मतलब इन सारी चीजों को आप गोल कर देते हैं और सिर्फ बात आ जाती है कि जी बड़े बेरहमी से 3.5 साल बानी पीटीआई की जो गवर्नमेंट थी उन्होंने पीटीआई का नुकसान किया। ओ भाई, कुछ इंसाफ की बात करें, अवाम की बात करें। आजकल बड़ा वाइब्रेंट मीडिया है। जो आपने कहा कि अभी जब जैसे ऐसे फैसले आ रहे हैं तो आने वाली हुकूमत किसकी होगी, तो ये अदालती फैसलों के नतीजे में क्या नंबर गेम इतना टर्न हो सकता है कि आपकी अक्सरियत हो सकती है? अरबाब साहब, आप आउट ऑफ द ब्लू एक छक्का मार देते हैं कि फलां को हम बैन कर रहे हैं। आपकी अपनी तैयारी नहीं है, अपना होमवर्क नहीं है, आपके साथ आपके इत्तेहादी खड़े नहीं होते, फिर आपको वो बात वापस लेनी पड़ती है। देखें, ये इसके साथ खिलवाड़ मत किया जाए पॉलिटिक्स के साथ। प्लीज इसको अच्छे तरीके से करें, अवाम की खिदमत करें, और ये अवाम का राइट है कि वो कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को ठीक समझते हैं, वो उसी पॉलिटिकल अवाम ने तो आपको 8 फरवरी को भी दिखा दिया कि वो किसके साथ है। जिन दरबदरी के हालात में 8 फरवरी का एक स्पेसिफिक जमात के लिए इलेक्शन था वो आपको नजर आ गया। एक साइड पे आप जमात को रगड़ रहे हैं, दूसरी जमातों के लिए आप रेड कार्पेट बिछा रहे हैं, उनको आप वेलकम कर रहे हैं। चलिए सप्तान खान साहब, ये 2 पॉइंट आपके बड़े वैलिड हैं कि अब हम इस पर डिबेट कर रहे हैं तो बहुत सारे ऐसे इशूज़ हैं जिनको शायद इस वक्त हुकूमत भी नज़रअंदाज कर रही है, मीडिया में भी वो उस तरह से नहीं हाईलाइट हो रहे। और फिर ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई ये आखिर किसकी मंजूरी से हुई, जबकि इत्तेहादी तो उस पर तैयार थे ही नहीं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, गुफ्तगू वहीं से शुरू करेंगे।
एक बार फिर प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। अली गौर बलूच साहब, मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब, सिफ्तान खान साहब हमारे साथ मौजूद। तो अली गौर साहब, ये आखिर जब इत्तेहादी नहीं रजामंद थे तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जब अता तारड़ साहब ने की, ज़ाहिर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की मंजूरी रही होगी, जब ही आकर उन्होंने फैसला सुनाया। और अब उसके बाद आप देखें कि पूरी डिबेट का रुख तब्दील हो गया। अब अवामी मसाइल पर नहीं उस तरह से बात हो रही, अब महंगाई और IPPs के मसले को उस तरह से हम नहीं डिस्कस कर रहे। अब यहाँ पर इशू इस वक्त ये बना है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगनी है या नहीं लगनी। तो हुकूमत की भी प्रायोरिटी क्या यही है, इन्हीं सियासी मामलात में उलझे रहना है? नहीं, कतई तौर पर हुकूमत अपनी डायरेक्शन में बिल्कुल क्लियर है और हमारा समझते हैं कि बुनियादी तौर पर फ़र्ज़ अवलीन भी यही है और हमारी हुकूमत की डायरेक्शन भी यही है कि सबसे पहले हुकूमत के माशी हालात को संभाला जाए। और जाहिर है कि मुल्क को जो सियासत में इंतशार करती है उसको रोकथाम की जाए। जब हम बात पाकिस्तान की मईशत की बेहतरी की करते हैं, महंगाई की कमी की करते हैं, तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जो उसके आड़े आती हैं। यही वजह है कि इन चीज़ों को भी साथ लेके चलना होगा। कब से ये जिस तरह से मैंने कहा है कि ये कोई हादसात एक अचानक तो नहीं हुए, इनके पीछे एक स्टोरी है और वो धरनों से आया है, वो धरनों से पहले से आया है, वो उस वक्त से आया है। आप देख लें कि किस वक्त इस जो ये गुब्बारा था इसमें हवा किस तरह से भरी गई, किस तरह से RTS सिस्टम को बिठाया गया, किस तरह से इसको एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को जो है वो अदालती फैसले के जरिए हटा के जो एक पनामा का ड्रामा रचाया गया था और उसके बाद अकामा के ऊपर उनको नाअहल किया गया, उस वक्त की हुकूमत को कमज़ोर करने की कोशिश की गई और उस हुकूमत के तमाम लीडरशिप को PMLN की को जेलों में बंद किया गया बड़ी बेदर्दी के साथ। खवातीन के साथ जो सलूक किया गया, 2-2 साल कोई अदालत जमानत देने के लिए तैयार नहीं होती थी और मतलब है कि वो तमाम चीज़ें ये भूल गए हैं। उस वक्त ये भाषण दिया करते थे, मुझे याद है कि जब एहतजाज की बात हुई तो बानी PTI कहते थे कि मैं क्या इनको खुली इजाज़त दे दूं कि ये मुल्क में जो मर्जी करते फिरे। हालांकि जो हमारे एहतजाज थे वहाँ पर तो एक गमला तक भी नहीं टूटता था, पुरअमन एहतजाज थे और हमने वो वक्त ने साबित किया था कि वो पुरअमन एहतजाज थे। सही। आज भी किसी सियासी जमात को पुरअमन एहतजाज करने की इजाजत है, लेकिन ये तो हर पुरअमन एहतजाज की आड़ में एक नई दहशतगर्दी सामने आ जाती है। अच्छा। एक नया इंतशार सामने आ जाता है। आज भी इनके जो चीफ मिनिस्टर है KPK के, उनकी आप अगर जुबान देखें तो बेशुमार दफा वो आपको धमकियां लगाते हुए नजर आते हैं, बेशुमार दफा वो पाकिस्तान के ऊपर और वफाक के ऊपर हमलावर होने की बातें करते हुए नजर आते हैं। तो इनके वो जो सियासी खून है, जो इनकी सियासी पॉलिटिकल ग्रूमिंग है, जिसमें कि इस पार्टी के लोगों के अंदर भी और खास तौर पर जो हमारी अली गौर साहब ये बड़ी लंबी चौड़ी उसके अंदर चार्जशीट ये आपने पेश कर दी है, तो ये इस चार्जशीट पर जरा मैं चाह रहा हूं कि सिफ्तान खान साहब जरा आप चार्जशीट सिर्फ यही नहीं है अरबाब साहब, इस चार्जशीट के अंदर आप देखें कि IMF को खतूत लिखे गए हैं, कोर कमांडर हाउस कायदे-आज़म हाउस को आग लगाई गई है और खास तौर पर उस पर आज तक भी कोई बंदा शर्मिंदा नहीं, और अगर पूछा जाए तो कहते हैं हमने तो किया ही नहीं। चलें ठीक है, हुकूमत बिल्कुल ये सारे मामला हुकूमत के लिए बहुत ही अहमियत के हामिल हैं। लेकिन अब मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब, मैं सिफ्तान साहब पर जाता हूँ, लेकिन पहले मिर्ज़ा साहब आप ये बता दीजिएगा कि हुकूमत की तरजीहात इस वक्त यही तमाम मसाइल, ये गुजरा हुआ पिछला 3-4 साल का अरसा ये होना चाहिए, या फिर मईशत को इस वक्त मजबूत करना है, ये जो इस वक्त बिजली का मसला पैदा हुआ है इससे छुटकारा कैसे हासिल करना है, ये वाली प्लानिंग करें, या जो हुकूमत जिस तरफ चल रही है वो ट्रैक बिल्कुल सही है हुकूमत का? मिर्ज़ा साहब, मैं समझता हूँ इस वक्त माइशत को जो प्रायोरिटी देनी है। जो हालात हैं बहुत ख़राब हो चुके हैं। 25% सनत जो है इंडस्ट्री बंद हो गई है। ये महंगा बिजली कैपेसिटी चार्जेस देने की वजह से अफोर्ड नहीं कर पा रहे, बिजली के बिल की अदायगियाँ नहीं हो रही हैं। मुतवसत तबके का आदमी भी अब बिल देने के कासिर है। अभी मैं कॉमर्स कमेटी की स्टैंडिंग कमेटी ऑन कॉमर्स की कायमा कमेटी की मीटिंग से उठकर आया हूँ और वहाँ पे भी यही बात हुई है कि ये जो बिजली के निर्ख बढ़ाए गए हैं और सनतें बंद हो रही हैं, उसमें बेरोजगारी पैदा हो रही है, एक्सपोर्ट मुतासिर होगी। इसके लिए फौरन से पेशतर इक़दाम लेने। तो ये हालात से आप सियासी इस्तेकाम भी नहीं पैदा करने दे रहे। आप
चलें हुकूमत को इस पे मिर्जा साहब अगले सेगमेंट में हम जरा डिटेल से ही बात करते हैं। सिप्तान साहब, ये जो लंबी चौड़ी चार्जशीट इस वक्त अली गौर बलूच साहब पेश कर रहे हैं, ज़ाहिर है हुकूमत के लिए वो मामला भी अभी ताज़ा हैं जो पूरा पिछला एक टेन्योर गुजरा है, उससे आप कैसे पीछा छुड़ाएंगे? जब तक कोई मुज़ाकरात की टेबल पर नहीं बैठते उस वक्त तक कि मुल्क की मईशत का क्या हल निकलेगा? हुकूमत की तवज्जो पूरी आपकी तरफ रहेगी, जो तवज्जो इस वक्त इकॉनमी को दरकार है। अरबाब साहब, मैं ये कहना चाहता हूँ कि इन्होंने पैनामा वाली बात की है, ये इस टाइप की जो लीक्स थी उसमें क्या पाकिस्तानी अवाम का कोई कसूर है? क्या वो पाकिस्तान ने वो लीकेजेस की थी? वो इंटरनेशनली आई थी, उसमें कोई फंस गया, कोई नहीं फंस गया, किसी के खिलाफ फैसला आ गया, वो क्या पीटीआई की ख्वाहिश पे थी? क्या सुप्रीम कोर्ट हमारी कोई इतनी पाबंद थी? सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजंस दिए। आप ये देखें, इलेक्शन से 4 दिन पहले बैट का निशान उन्होंने उड़ा दिया, तो उस पे क्या किसी ने एहतजाज किया? लोगों ने पूरे, मेरा ख्याल है 250 निशान पे जो पीटीआई के कैंडिडेट्स थे उन्होंने इलेक्शन लड़ा, और जो अवाम का रिएक्शन आया वो देख लिया। अब बात यह है कि आपसे इकोनॉमी नहीं सुधर रही, खुदारा इस बात को आप तस्लीम क्यों नहीं करते? आपसे जब इकोनॉमी नहीं सुधर रही, या जो इंटरनेशनल आपके दोस्त हैं, हमारे दोस्त हैं पाकिस्तान के, वो आप पे रिलाय नहीं कर रहे, या आप पे ट्रस्ट नहीं कर रहे, या वो इस इलेक्शन को तस्लीम नहीं कर रहे, और वो चाहते हैं कि जो हकीकी जमहूरियत है, या जो अवाम का मैंडेट है, या जो अवाम वोट देना चाह रही है, ये वहां वो वोट नहीं, इस वजह से तो आप इसमें अवाम की चीखें निकलवाएंगे। आपके अपने फैसले, गवर्नमेंट आपकी, हुकूमत आपकी, ब्यूरोक्रेसी आपकी, पॉलिसीज आपकी, चीखें आप अवाम की निकलवा रहे हैं, और कसूरवार आप बानी पीटीआई। एक बंदा जो जेल के अंदर पिछले साल से ज्यादा से बैठा हुआ है, वो आपको डिक्टेट कर रहे हैं। तो मतलब मुझे तो इस बात की समझ नहीं आती। जी सिप्तान साहब, पॉइंट आपका भी आ गया। देखिए मेरी बात सुने अरबाब साहब, आखिर पे मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आपने उनके साथ मज़ाकरात करने हैं बानी पीटीआई या पीटीआई पार्टी के साथ, तो उनको ये रियलाइज तो हो ना कि हमारे साथ इंसाफ हो रहा है। ठीक है, जहां इंसाफ होता है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रिजर्व सीट्स इनको दे दें, हमारे कई लाइन में फेडरल मिनिस्टर्स की स्टेटमेंट आ रहे हैं। ठीक है, नजरसानी में चलेगा। हाँ चलें, वो दोबारा फैसला हो जाएगा नजरसानी से। बहुत बहुत शुक्रिया सिप्तान खान साहब और अली गौर बलूच साहब हमारे साथ मौजूद थे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मिर्जा इख्तियार बेग साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। जो मुल्क में बिजली मुस्तकिल महंगी हो रही है, मईशत पर इसके क्या असरात मुरतब हो रहे हैं, हल क्या है इस मसले का, एक ब्रेक के बाद मिर्जा साहब से इस पर बात करेंगे। एक बार फिर प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। और हर गुजरते दिन पाकिस्तान में बिजली की कीमत में इजाफा हो रहा है, आम आदमी की ज़िंदगी मुश्किल से मुश्किल तर होती जा रही है, और ऐसे में वज़ीर आज़म की जानिब से दावा किया जा रहा है कि हम अपनी एक्सपोर्ट्स को 60 अरब डॉलर तक लेकर जाएंगे। इंडस्ट्री के लिए इस वक्त महंगे दामों बिजली ख़रीदना और उस पर कारोबार करना मुश्किल हो चुका है, इंडस्ट्री सुकड़ रही है, और वज़ीर आज़म बड़े बड़े इस वक्त दावे कर रहे हैं। कितने हकीकत पर मबनी ये दावे हैं और ये किस तरह से मुमकिन हो सकेगा, और जो IPPs का असल और बुनियादी मसला है उसका हल है क्या, इस पूरी सूरत हाल पर हम गुफ्तगू करेंगे। मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब पीपल्स पार्टी के रहनुमा तो हैं, बिजनेस कम्युनिटी को भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो मिर्ज़ा साहब, आज भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग का पार्ट थे। अब ये जो इस वक्त मसला बहुत ही संगीन और पेचीदा हो चुका है, इसका कोई वे आउट हुकूमत के पास मौजूद है? IPPs के साथ कैसे डिस्कशन की जाए, कैसे मामलात को रीनेगोशिएट किया जाए, और किस तरह से बिजली के टैरिफ को कम किया जा सके? जो गलत एग्रीमेंट साइन किए हुए थे और वक्त के गुजरते गुजरते कैपेसिटी चार्जेस देते सर्कुलर डेट बढ़ते बिजली की कीमतें बढ़ाने के बाद आज ये वक्त आ गया है कि सनत भी बंद हो रही है। आज मेरे दोस्त एक हैं जिनका स्टील का बिजनेस है, 5000 किलोवाट MDI पे उनका बिल 21 लाख रुपए आता था, आज उनके पास बिल आया है 64 लाख रुपए। MDI की मत में से कीमतें जो बढ़ी हैं वो अपनी अलहदा हैं, जो 14 सेंट से कम नहीं है, जबकि हमारे कॉम्पिटिटर की 6 सेंट 7 सेंट ज्यादा से ज्यादा 8 सेंट है। अब आपने देखा कि ताजरों ने हड़ताल का ऐलान कर दिया है, कल उनका हंगामी इजलास है महंगी बिजली और कैपेसिटी चार्जेस पे। सनतों ने भी ये डिमांड करी है कि जो हमारे मुकाबलाती हरीफ है, जो 8 सेंट पे हमें बिजली चाहिए, नहीं तो ये चाबियां ले। आज भी मैंने कॉमर्स की स्टैंडिंग कमेटी
जो कायमा कमेटी है उसमें ये बात उठाई है और उनको कहा कि जी तिजारत और एक्सपोर्ट का टारगेट $60 अरब का जो वजीर आजम ने कल ऐलान किया था, वो $60 अरब 30 अरब से कैसे होगा? सनतें तो बंद हो रही हैं, इंडस्ट्री हो रही है। सबका एक ही मुतालबा है कि आईपीपीएस के एग्रीमेंट को उसका रिविजिट करें, उसका दोबारा जायजा लें। वो शराइत जो आज हमें यहाँ तक पहुंचाया है, जिसमें कैपेसिटी सरचार्ज जो है सबसे ज्यादा मौलुक, खतरनाक और लीथल है, उसको रिव्यू किया जाए, उसका हल निकाला जाए। और अब चाइना के जो आईपीपीज हैं उनमें बैठ के नेगोशिएशन करना होगा। अच्छा मिर्जा साहब, आप तो चूंकि असेंबली का भी पार्ट है ना, और वहां पर भी आप ये आवाज़ ज़ाहिर उठा सकते हैं, और इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक मेजर स्टेक होल्डर है हुकूमत की, तो हुकूमत पर क्यों नहीं आप लोग प्रेशर डाल रहे कि जो आईपीपीज उनके अपने दौर में लगे, जो पीपल्स पार्टी के दौर में लगे, कम से कम उनसे तो बैठकर नेगोशिएशन कर लें? हुकूमत ने इसाक डार साहब को और औरंगजेब साहब को चाइना भेजा है, और वहीं पे ये जो आईपीपीएस के उनके इन्वेस्टमेंट हैं वो भी ड्यू हो चुका है $15 बिलियन, और अगर उसे हम 5 साल बढ़ाते हैं जी, तो उसकी फिर कीमत आएगी 16.3। सिर्फ जो आईपीपीज हैं वो सिर्फ चाइना के तो नहीं ना, उससे हटकर अगर जो बाकी दीगर आईपीपीज हैं जो कि हुकूमत की अपनी भी ज़ेरे मिल्कियत हैं, कम से कम वो उधर तो हुकूमत ये इसको अप्लाई कर ले। चाइनीज आईपीपीज एक मेजर चंक है जो कीमतें बढ़ा रहा है, और हमारे ताल्लुकात चाइना के साथ ऐसे हैं कि हम वन साइडेडली उसका फैसला नहीं कर सकते। वो टेबल पे एमिकेबली बैठ के मसले को हल निकालना होगा, और उसकी पेमेंट की अदायगी को मौखर करने की रिक्वेस्ट करने गए, क्योंकि आईएमएफ की भी यही है। कुछ जो एनर्जी एक्सपर्ट्स हैं, कुछ वे कहते हैं कि अगर इंडस्ट्री अपना कंजम्पशन बढ़ाएगी तो टैरिफ ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगा, फिर बिजली सस्ती हो जाएगी। तो ये टैरिफ सस्ते होने से कंजम्पशन बढ़ेगी, या कंजम्पशन बढ़ेगी तो फिर टैरिफ सस्ता होगा? ये चिकन पहले इस कीमत पे तो बढ़ नहीं सकता, कम हो रहा है। बढ़ेगा तो जब जब आपके पास अफोर्डेबल रेट होंगे। ये तो अफोर्डेबल रेट नहीं है, इस पे तो ले ही नहीं सकते कोई सनत, और बना नहीं सकते 14 सेंट 15 सेंट, जबकि उसके हमारे हरीफों की कीमत 8 सेंट से ज्यादा नहीं है। तो आप मुकाबलती हरीफों से बिल्कुल आउट हो चुके हैं। सही। और यही वजह है सनत कोलैप्स करती जा रही है। मैं एक बात आपसे जरूर कहूंगा, और अल्लाह ना करे मेरी बात सही हो, अगर ये मुल्क डिफॉल्ट होगा तो एनर्जी सेक्टर की वजह से दिवालिया होगा। अच्छा। और एनर्जी सेक्टर में आईपीपीज और सर्कुलर डेट जो है वो क्लैंक का टाका है। ठीक है। और मिर्जा साहब, ये सिलसिला पिछले अगर 24 साल तक हम जाएं तो परवेज मुशर्रफ की हुकूमत हो, या पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, पीटीआई हो, सबने इसमें अपना हिस्सा डाला ना। कोई दौर ऐसा नहीं गुजरा जब ये आईपीपीज को महदूद कर दिया गया हो, या इन पर जो एनएसआर है वो कम हो गया हो। चार्ज जो पे कर रहे हैं, उस बिजली की अदायगी जो खरीद दे रहे हैं, जो बंद है, उसमें आधे आईपीपीज हुकूमत के हैं। वो इस हुकूमत के दौर में अब है, इन्हें फैसला करना है। और मिर्जा साहब, इसमें पीपल्स पार्टी क्यों इस वक्त इन पर ये प्रेशर नहीं डाल रही कि ये जो इस हुकूमत के दौर के आईपीपीज हैं, कम से कम ये इन पर तो आप कोई फैसला करें, इन पर तो कोई एक्शन लें जल्द से जल्द? हमने अपनी जो अभी हमारी 2 मीटिंगें हुई थी पार्लियामेंट्री पार्टी की, बिलावल साहब ने चेयर की थी, दोनों में यही कहा है कि ये हमारा एक जिम्मेदारी है कि हम मशावरत तो वो कर नहीं रहे, लेकिन हम कम से कम उनको ये बता दें कि जी यहाँ पे धुआं निकल रहा है, और इस धुएं को रोकना है आग बनने से पहले। और अब जो हालात आ गए हैं, वो हालात किसी भी वक्त ये आग लपेट में ले सकती है आपकी सनत को, आपके फाइनेंशियल सेक्टर को। अभी मैंने कॉलम लिखा है मंडे को, और मैंने कहा आईपीपीज पाकिस्तान के लिए अब फाइनेंशियल रिस्क बन चुके हैं, बिल्कुल फाइनेंशियल खतरा बन चुके हैं। क्योंकि मिर्जा साहब, हर महीने हम 150 अरब उनको दे रहे हैं आईपीपीज को, और ये सालाना कोई 1800 अरब से भी जायद बनते हैं। तो अब अगर ये सालाना इसी तरह हम ये पेमेंट देते रहेंगे तो ये $60 अरब पर जो हमें एक्सपोर्ट लेकर जानी है, किस तरह से मुमकिन हो सकेगा? सर्कुलर डेट बन चुका है आपका। तो ये इतनी गंभीर सूरत हाल कभी नहीं थी। और फेडरेशन ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, मैं बैठा था, एप्टामा ने भी की है, औरंगी एसोसिएशन ने भी की है, तमाम जितनी ट्रेड बॉडीज हैं सब ने हाथ खड़ा कर दिया है कि इन आईपीपीज एग्रीमेंट को रिविजिट करें, जायजा लें। इस हालात में
हमारे लिए फाइनेंशियल रिस्क है, खतरा है। और अगर नई हुकूमत इसको अभी भी संजीदा लेती मिर्जा साहब, तो इंडस्ट्री का फिर मुस्तकबिल क्या है? ये 30-31 अरब डॉलर पर जो हमारी एक्सपोर्ट खड़ी है, इसमें कितनी कमी वाकई हो सकती है? इंडस्ट्री बंद होनी शुरू हो गई है, 25% इंडस्ट्री ऑलरेडी बंद हो गई है, और बेरोजगारी बढ़ रही है। उससे बेरोजगारी के माने गुर्बत बढ़ रही है। ये नए हुकूमत के लिए चैलेंजेस हैं। इन्होंने बेरोजगारी कम करनी थी, एक्सपोर्ट बढ़ाना था, तो हमें इनके ऊपर हंगामी बुनियाद पे एक्शन लेना है। ठीक है, और ये अब इसमें हमें कितना वक्त दरकार होगा, क्योंकि अभी तक तो हमने इसकी इब्तिदा भी नहीं देखी है, अभी तक तो ये सिलसिला शुरू ही नहीं हुआ है। ये इन चीजों में फैसला हमने यस्टरडे लेना था, नॉट टुडे, यस्टरडे। मैंने इतनी मनफी बात कभी नहीं कही जी। आज मैं खुद परेशान हूँ सनत की हालत देख के, सुन के। अभी कॉमर्स की स्टैंडिंग कमेटी के मीटिंग में जो आदाद शुमार देख कर आया हूँ, फिर ये जो औरंगजेब साहब और इसहाक डार साहब गए एक अहम मिशन पे, वजीर आजम का मैसेज लेके देखें चाइना। अच्छा, इस मामले पर हुकूमत ऑलरेडी लेट है और मजीद डिले कर रही है, तो ये तो हम जुलाई 2024 में बात कर रहे हैं मिर्जा साहब। अगर ये 6 माह इसी तरह गुजर गए या 1 साल और इसी तरह गुजर गया, तो खुदा ना खास्ता क्या सूरत हाल होगी इकोनॉमी की हमारे मुल्क में? IMF के एग्रीमेंट में ये शराइत में शामिल है कि इनको आप रोल ओवर डिपॉजिट्स करें, सेफ डिपॉजिट है, और ये जो ड्यू अमाउंट है IPPs का, इसको 5 साल के लिए मौखर कराएं। लेकिन मसला है कि बैंक का हमारा जो इनके साथ एग्रीमेंट है वो 10 साल का जो हो चुका है, वो बैंक करने को अब तैयार नहीं है। ICBC बैंक करने को तैयार नहीं है। चाइनीज एग्जिम बैंक जिन्होंने अंडरराइट करा है इस फाइनेंशियल, ये सब एप्लीकेशन। और मिर्जा, ये सारी जो ट्रेड बॉडीज हैं जिनका भी आपने भी जिक्र किया, हुकूमत के साथ ये बैठी हैं, किसी टेबल पर ये बातचीत हुई है, अपनी जो तजावीज़ हैं या रिजर्वेशन जो भी हैं अपने, वो हुकूमत के सामने सारी बॉडीज ने रखे हैं? तजावीज़ हुकूमत तक पहुँचाई है। वजीर पावर जो है अवैस लगारी के साथ बैठ के उनको एक एक चीज समझाई है। वो खुद भी इस सिलसिले में परेशान है और उन्हें पता है कि ये आस्ते आस्ते ये बैलून जो है वो बस्ट होने जा रहा है। अच्छा, उन्होंने मिर्जा अभी तक अमली कदम तो कोई उठाया नहीं, लेकिन एक बयान उनका सामने आया कि जुलाई में 2025 में बिजली सस्ती हो जाएगी, जो अभी एग्जिस्टिंग रेट्स हैं इनसे भी कम पे चली जाएगी। तो इसकी क्या बुनियाद है? कोई आपको ये फैक्चुअल बयान उनका लग रहा है ये, या इसके पीछे कोई पॉलिसी है हुकूमत की, कोई काम कर रहे हैं वो लोग? नहीं, हम कर रहे हैं काम, देखें अल्लाह करे, अभी कबल वक्त है। लेकिन चाइना हुकूमत में बड़ा दारोमदार है, अगर वो ताउन करती है, चाइनीज बैंक मान जाते हैं एक्सटेंड करने को पीरियड, ये डेफर अमाउंट हो जाता है, और अगर रीनेगोशिएट हो जाए कैपेसिटी चार्जेस खास तौर से, तो सूरत हाल काफी बेहतर हो सकती है, कीमत बिजली की थोड़ी सी कम की जा सकती है। और मेरे साहब, ये कैपेसिटी चार्जेस से चले अगर निमट भी लेते हैं, तो जो सर्कुलर डेट इस वक्त बढ़ रहा है, ये उसको बढ़ने से कैसे रोका जाए? हर हुकूमत अपने अपने दौर में इसको कम करने के दावे करती रही है, कोई कामयाब नहीं हुई। जो 4000 अरब से बढ़ के 5000 अरब पहुंच गया है। उसके लिए हमने स्टेट ऑन प्राइसेस को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बदलने के लिए हमने कानून में तब्दीली की है, अभी लेजिस्लेशन पास किया है। और अब काबीना जो है स्टेट ऑन प्राइसेस, जिसमें डिस्कोज आते हैं, ये 5 बिजली सप्लाई करने वाली कंपनियां, उनके पुराने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बदल सकते हैं, तब्दील कर सकते हैं, प्रोफेशनल टीम लाके कारकर्दगी बेहतर बना सकते हैं। पहले ये कानून में इख्तियार नहीं था उनको निकालने का। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे। और ज़ाहिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत के लाए जमात है, इसके बावजूद भी जो इकनॉमिक सिचुएशन है, जो इस वक्त महंगी होती बिजली है, उस पर बहरहाल अपनी राय उन्होंने खुल कर दी, और जो दरपेश मुश्किलात इस वक्त लोगों को हैं उससे भी उन्होंने आगाह किया। इसी के साथ आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।